नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शिवम और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपकी रूह को कंपा देगी बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में आत्माएं होती हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज से करीब 30 से 40 साल पहले अहमदाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट में घटी थी। इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है राजस्थान के सिरोही जिले की रहने वाली रक्षा वैष्णव ने। दरअसल यह पूरी घटना रक्षा के पापा की आंखों के सामने घटी थी, क्योंकि उस समय उनके पापा उस ऑक्सीजन प्लांट में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। यह कहानी न सिर्फ डरावनी है बल्कि इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी आपको एक बार फिर यह यकीन दिलाएगी कि अलौकिक शक्तियाँ सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऑक्सीजन प्लांट की जो अहमदाबाद में स्थित है। जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, शायद अहमदाबाद के लोग आज भी इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि यह घटना आज से लगभग 30 से 40 साल पहले की है। उस समय के लोग ही इस घटना को अच्छे से जानते होंगे। ये घटना हमारे साथ राजस्थान के सिरोही जिले की रहने वाली रक्षा वैष्णव ने शेयर की है। दरअसल ये पूरी घटना रक्षा के पापा की आंखों के सामने घटी थी, क्योंकि उस समय उनके पापा अहमदाबाद के उस ऑक्सीजन फीलिंग प्लांट में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। ये पूरा हादसा उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। बाद में जब उनके पापा रिटायर हो गए तो उन्होंने यह आंखों देखी घटना रक्षा को बताई थी और आज रक्षा ने वही घटना हमारे साथ शेयर की है। तो उस ऑक्सीजन प्लांट में एक ऐसा हादसा हुआ जहां 10 लोग एक साथ मौत की नींद सो गए। इनमें सिर्फ आदमी ही नहीं थे बल्कि छोटे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं भी इस हादसे का शिकार हो गई थीं। चूंकि उनकी मौत एक भयानक हादसे में उसी ट्रक के अंदर हुई थी, इसलिए उनकी आत्माएं भी उस ट्रक के अंदर कैद होकर रह गईं। शुरुआत में तो किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इन इंसानों की आत्माएं उसी प्लांट के आसपास भटक रही हैं, क्योंकि ऐसी चीजों पर कोई यकीन नहीं करता था। उस ट्रक को दोबारा काम में लेना शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर एक रात वहां उस ट्रक में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उन अजीब घटनाओं को देखकर वहां के गार्ड्स और बाकी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। हालांकि उन्होंने इन सभी चीजों को फिर से नजरअंदाज कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जब घटनाएं और ज्यादा भयानक होने लगीं, तो उन सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बाद में जो सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला उसने सभी के चेहरों का रंग उड़ा दिया। आज की कहानी को हम रक्षा वैष्णव के नजरिए से सुनेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं रक्षा वैष्णव। जैसा कि आपको पता चल ही गया है, मैं राजस्थान के सिरोही जिले की रहने वाली हूं। आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वह एक सच्ची घटना पर आधारित है जो आज से लगभग 30 से 40 साल पहले घटी थी। यह कहानी अहमदाबाद के एक ऑक्सीजन सिलेंडर फीलिंग प्लांट की है, जहां एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। उस घटना के बाद वहां जो डरावनी घटनाएं हुई उन्हें शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। आज उस घटना को हुए 30 से 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो लोग किसी न किसी रूप में उस खौफनाक वाकया का हिस्सा बने थे, उनके दिमाग में आज भी वही डर, वही खौफ और वही आश्चर्य बना हुआ है। ये कहानी उस दौर की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय मेरे पापा उस ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग प्लांट में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। ये डरावनी घटना मैंने उन्हीं से सुनी है। हम अक्सर कहते हैं कि भूत प्रेत, जिन्नात या आत्माएं जैसी चीजें नहीं होती, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिन्हें समझाना या एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी अहमदाबाद के आदिनाथ नगर के ओडव इलाके में स्थित एक ऑक्सीजन सिलेंडर फीलिंग प्लांट की है।
यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर भावनगर की एक फैक्ट्री में भेजे जाते थे, जहाँ पुराने जहाज़ों की कटिंग का काम होता था। इस काम के लिए प्लांट में अलग अलग कैटेगरी के कई मजदूर काम करते थे। कुछ मजदूर गैस फिलिंग का काम करते थे, कुछ सफाई का काम करते थे और कुछ मजदूर ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रक में लोड और अनलोड करने का काम करते थे। मतलब प्लांट से भरे हुए सिलेंडर को ट्रक में लोड किया जाता था और उसी ट्रक में भावनगर की फैक्ट्री तक ले जाया जाता था। वहाँ सिलेंडर अनलोड किए जाते थे और खाली सिलेंडर वापस उसी ट्रक में लोड करके प्लांट लाए जाते थे। यह सिलसिला रोज का था। हर दिन प्लांट से कई ट्रक जाते और आते थे। ऐसे ही एक दिन उस प्लांट से एक ट्रक निकला। उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ 5 मजदूर, एक मजदूर का परिवार और ड्राइवर सहित कुल 10 लोग सवार थे। वह ट्रक सुबह लगभग 10 बजे के आसपास प्लांट से निकला था और शाम को करीब 4 बजे खाली सिलेंडर लेकर मजदूरों के साथ वापस लौटा। उस ट्रक में उन 10 लोगों के बीच 2 बच्चे भी थे, जो उनमें से एक मजदूर के बेटे थे। एक बच्चा 10 साल का था और दूसरा 12 साल का। साथ ही एक महिला भी थी, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास रही होगी। ड्राइवर की उम्र करीब 40 साल थी और एक 50 साल का उम्र दराज आदमी भी उनके साथ था। बाकी मजदूर 40 साल से कम उम्र के थे। पूरे दिन की थकान और खाना खाने के बाद उन लोगों को आराम करने का मन कर रहा था, लेकिन ट्रक में सिलेंडर होने की वजह से इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ कोई आराम से सुस्ता सके। हालांकि मजदूर तो मजदूर होते हैं, वे कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनके बनाए या जुगाड़ उनकी ही जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही जुगाड़ उन मजदूरों ने भी उस दिन लगाया। हो सकता है कि वे पहले भी ऐसा करते रहे हों, मुझे नहीं पता। चूंकि ट्रक के पीछे रखे ऑक्सीजन सिलेंडर खाली थे, इसलिए उन मजदूरों ने उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से जमाया कि ट्रक के पीछे काफ़ी जगह बन गई। इस जगह पर उन लोगों ने अपनी चादर बिछाकर आराम करना शुरू कर दिया। हालांकि खाली होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी भारी होते हैं। उनके साथ इस तरह का जुगाड़ लगाना मौत को दावत देने जैसा ही था, और कुछ ऐसा ही उस दिन उन मजदूरों के साथ होने वाला था, जिससे बेखबर होकर वे सभी आराम कर रहे थे। ट्रक फैक्ट्री से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ लगभग आधी दूरी तय कर चुका था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा हाईवे ऑक्सीजन सिलेंडर के यहाँ वहाँ बिखरने की वजह से जाम हो गया। चारों तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर और बहते खून की धाराएं फैल गईं। यह मंजर इतना भयानक था कि जिस किसी ने भी उस हादसे को देखा, उसकी हालत खराब हो गई। दरअसल वह ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक एक बड़े ट्रेलर से टकरा गया, जो रोड साइड पर खड़ा था। इस टक्कर की वजह से ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर टक्कर की वजह से एक के ऊपर एक रखे हुए सिलेंडर पास में सोए मजदूरों के शरीर पर लुढ़क गए। वहां से लुढ़कते हुए वे सिलेंडर एक रोलर की तरह हाईवे पर इधर उधर बिखर गए। उन सिलेंडर के नीचे दबने की वजह से मजदूरों की मौत वहीं मौके पर हो गई। यह मौत इतनी दर्दनाक थी कि उन लोगों की लाशें आपस में मिल गई थीं। इससे ज्यादा मैं कुछ बता भी नहीं सकती। आप खुद ही समझ सकते हैं कि वह मंजर कितना भयानक और हॉररफुल रहा होगा। उस हादसे की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। उस समय नेशनल हाईवे पर 4 लेन या 6 लेन जैसी सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए दोनों तरफ हाईवे पर बहुत बड़ा जाम लग गया था। खून और मांस से सने हुए भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर को रोड से हटाना इतना आसान नहीं था। खैर, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जैसे तैसे रोड पर लगे जाम को हटाया और रास्ता थोड़ा साफ किया। फिर अहमदाबाद में स्थित सिलेंडर फिलिंग प्लांट के मालिक को इस हादसे की सूचना दी गई ताकि मृतकों की पहचान की जा सके। दूसरे दिन सुबह एक दूसरी गाड़ी में उन खून से सने ऑक्सीजन सिलेंडर को प्लांट में लाया गया। वहां वर्कर्स ने बहुत मुश्किल से उन सिलेंडर की सफाई की। पानी के बड़े बड़े पाइपों की मदद से उन सिलेंडर को धोया गया। ट्रक को भी सर्विस सेंटर भेज दिया गया। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वे 9 मजदूर और 10वां ड्राइवर अब इस दुनिया में नहीं थे। बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों की जिंदगी
उनकी हस्ती, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी के बाद भी एक और दुनिया होती है, जो इस दुनिया में मौजूद तो है लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। ये दूसरी दुनिया हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी नज़रों से दूर है। इस दूसरी दुनिया और इसकी मौजूदगी का कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों का सामना ऐसी चीज़ों से हुआ है वे इस बात के गवाह हैं। जब कोई इंसान अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है तो वह एक टाइम लूप में फंस जाता है। मरने के बाद भी वह उन्हीं घटनाओं को बार बार दोहराता है जो उसने कभी जिंदा रहते हुए या अपनी मौत से चंद मिनट पहले की थी। वह लोग मर चुके थे, उनकी हस्ती भी मिट चुकी थी, लेकिन अब भी शायद कुछ बाकी था। शायद मरने के बाद भी इंसान की हस्ती इतनी आसानी से मिटती नहीं है। उन लोगों की भी नहीं मिटी। शरीर खत्म हो गया लेकिन रूह अब भी जिंदा थी। हालांकि वह बेहद अशांत थी। उन लोगों के मन में बहुत से सपने और जिम्मेदारियां थीं जिन्हें अभी पूरा करना बाकी था। यहाँ तक कि मौत से एक पल पहले तक वे लोग इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे होंगे। क्या करना है, क्या कर चुके हैं और क्या बाकी है। किसी की बेटी की शादी पेंडिंग रह गई थी, किसी के माँ बाप बुढ़ापे में अकेले रह गए थे, किसी की पत्नी विधवा हो गई थी और एक मजदूर का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। उसकी पूरी हस्ती ही इस दुनिया से मिट गई थी। बच्चे जिन्हें बड़े होकर अपने और अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना था, उनके सपने और जिंदगी दोनों एक ही पल में खत्म हो गए। जरा सोचिए कितनी बेचैन रही होंगी वे आत्माएं, उनके जहन में कितनी तड़प होगी। इस दुर्घटना को हुए कुछ वक्त बीत गया। प्लांट के दूसरे वर्कर्स के दिल और दिमाग से भी अब इस दुर्घटना की यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। इस बीच वह ट्रक रिपेयर होकर वापस प्लांट में आ गया। उसमें बैठे लोग तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन वह ट्रक अब बिल्कुल ठीक ठाक था और फिर से अपने काम पर लौट आया था। जिस दिन वह ट्रक प्लांट में आया, ठीक उसी रात पहली बार वॉचमैन को एहसास हुआ कि प्लांट के अंदर पार्किंग वाले हिस्से में, जहां ट्रक और गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कोई टॉर्च मार रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार टॉर्च ऑन ऑफ कर रहा है। ये देखकर उस वॉचमैन ने प्लांट के बैक साइड वाले गेट पर पहरा दे रहे दूसरे वॉचमैन को बुलाया। दोनों ने हिम्मत करके पार्किंग वाली जगह पर जाने का फैसला किया, जहां से बार बार टॉर्च की रोशनी आ रही थी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। वह टॉर्च की रोशनी कोई इंसान नहीं बल्कि उस ट्रक से आ रही थी। ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रही थी। इसे देखकर पहले तो वे दोनों जब वॉचमैन थोड़ा डर गए। उन्हें लगा कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, कहीं यह भूत प्रेत वाली बात तो नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि शायद नहीं, उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसका आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया था। शायद सर्विसिंग के बाद भी कोई माइनर प्रॉब्लम रह गई है। उन्हें लगा कि इसमें भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं है। यही सोचकर वे दोनों रिलैक्स हो गए। लेकिन उस वक्त उन दोनों के दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि जब ट्रक बंद खड़ा है तो उसमें ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है। उन्हें लगा कि शायद ट्रक की हेडलाइट सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए उसकी लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही है। दूसरे दिन उन्होंने यह बात मैनेजर को बताई। मैनेजर ने तुरंत एक्शन लिया और सर्विस सेंटर को सूचना दी गई। सर्विस सेंटर से एक मैकेनिक को भेजा गया। मैकेनिक ने आकर सब कुछ चेक किया कि कहीं कोई वायर लूज तो नहीं है या आपस में टच तो नहीं हो रहा है, लेकिन वहां कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं था। सारी चीजें बिल्कुल ठीक थीं, इसलिए मैकेनिक वहां से चला गया। सबको लगा कि सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन उस रात भी वही चीज दोहराई गई। रात के करीब 12 से 12:30 के आसपास सामने वाले गेट के वॉचमैन को फिर से पार्किंग एरिया की तरफ से कोई रोशनी आती दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात को दिखाई दी थी। वह रोशनी भी बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। इसे देखकर वॉचमैन अचरज में पड़ गया। उसके मन में कहीं न कहीं यह बात उठने लगी कि हो न हो ये रोशनी शायद उसी ट्रक से आ रही है। ऐसे में आज भी उसकी अकेले जाकर चीजें देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए उसने पिछले गेट वाले वॉचमैन को बुलाया
और एक बार फिर वे दोनों एक साथ उस रोशनी की दिशा में पार्किंग एरिया की तरफ बढ़े। इस बार उस तरफ जाते समय उन दोनों के मन में एक अजीब सा डर था। उनके तन बदन में एक अजीब सी सिहरन हो रही थी, लेकिन जाकर देखना भी जरूरी था। इसलिए वे दोनों सहमे हुए से कदम बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़े और पार्किंग एरिया की तरफ पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें जो कुछ दिखा उसे देखकर उन दोनों की जान हलक में अटक गई। वही इंसिडेंट हो रहा था जो पिछली रात हुआ था। वह रोशनी उसी ट्रक से आ रही थी। इसे देखकर वे दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते या सोच पाते, अचानक उस ट्रक से हॉर्न बजने की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनते ही उन दोनों वॉचमैन के होश उड़ गए। बंद ट्रक से पहले तो लाइट्स की चमक और अब हॉर्न बजने की आवाज। इस घटना ने उन दोनों के दिलों को दहला कर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस ट्रक से हॉर्न बजने की आवाज और तेज होने लगी और देखते ही देखते वह ट्रक बिना ड्राइवर के अपने आप स्टार्ट हो गया। वह ट्रक जिसमें न तो ड्राइवर था और न ही फ्यूल, वह अचानक इस तरह से स्टार्ट कैसे हो सकता है? यही सोचकर वे दोनों वॉचमैन एकदम स्तब्ध हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन अभी शायद उनका और ज्यादा स्तब्ध होना बाकी था। इस अजीब और हॉररफुल इंसिडेंट को देखकर वे दोनों हक्के बक्के होकर एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था और उनके शरीर में हल्का सा कंपन। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। डर और दहशत के मारे उनके हाथ पैर फूल गए थे। लेकिन अभी उन दोनों के लिए कुछ और भी भयानक देखना बाकी था, कुछ ऐसा जिसकी उन दोनों गार्ड्स ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अभी तक तो उस ट्रक में सिर्फ लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी, फिर हॉर्न बजना शुरू हो गया, फिर ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और अब वह ट्रक चलना शुरू हो गया। बिना फ्यूल और बिना ड्राइवर के वह ट्रक सीधा उन दोनों गार्ड्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इसे अपनी तरफ आता देख वे दोनों गार्ड्स हक्के बक्के रह गए। लेकिन बावजूद इसके उस परिस्थिति में उन दोनों ने अपने होश पूरी तरह से नहीं खोए थे, या फिर यूं कहें कि उन दोनों की किस्मत में उस रात मौत नहीं लिखी थी। इसलिए जैसे ही वह ट्रक उन दोनों की तरफ आगे बढ़ा, वे दोनों उसके करीब पहुंचने से पहले ही दूसरी ओर कूदने में सफल हो गए। इससे उनकी बॉडी पर चोट तो आई, लेकिन जान बच गई। वहीं वह भूतहा ट्रक उन दोनों को कुचलने में सफल नहीं हो सका और सीधा सामने की दीवार से जा टकराया। इस टक्कर से उसके आगे का हिस्सा भी थोड़ा डैमेज हो गया। इस भयंकर इंसिडेंट से वे दोनों गार्ड्स इतना ज्यादा घबरा गए कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। बचाओ, बचाओ, भूत, भूत चिल्लाते हुए वे दौड़ते हुए प्लांट से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने प्लांट में लगे लैंडलाइन फोन से मैनेजर को कॉल करके इस बारे में सूचना दे दी। आधी रात को इस तरह की घटना की सूचना मिलते ही प्लांट के मैनेजर भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को साथ लिया और उसी वक्त प्लांट की ओर निकल पड़े। हालांकि उन्हें अपने रेजिडेंस एरिया से प्लांट तक पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट लग गए। इसलिए जब तक वे दोनों वहां पहुंचे, वे दोनों गार्ड्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे जिनसे उन दोनों गार्ड्स से संपर्क किया जा सके। ऐसे में मैनेजर और उनके असिस्टेंट सुपरवाइजर ने अंदर जाकर सारी चीजें देखना शुरू कर दिया। अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। न तो कोई सामान टूटा फूटा या बिखरा हुआ था और न ही वहां कोई ऐसे निशान दिख रहे थे जिससे यह पता चलता हो कि वहां कोई अफरा तफरी मची हो। लेकिन जैसे ही वे दोनों पार्किंग एरिया की तरफ गए, वहां की हालत देखकर समझ गए कि वहां जरूर कुछ हुआ है। जैसा कि उन दोनों गार्ड्स ने फोन पर बताया था, वह ट्रक पार्किंग एरिया में अपनी जगह पर नहीं था। वह ट्रक अपने स्टैंड से करीब 100 फीट दूर प्लांट की बाउंड्री वॉल से सटकर खड़ा था। अब वह बिल्कुल खामोश था। न तो उसमें कोई लाइट थी, न ही फ्यूल और न ही कोई ड्राइवर। अब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, न हॉर्न बजने की आवाज आ रही थी और न ही कुछ और। तो अब सवाल यह बन रहा था कि आखिर उन दोनों गार्ड्स ने जो कहा, क्या वह सच था
या फिर उन दोनों को महज वहम हुआ था। लेकिन फिर बात यही आती है कि दो अलग अलग लोगों को एक साथ एक ही जैसा वहम कैसे हो सकता है? तो क्या वास्तव में वो ट्रक हंटेड हो चुका था या फिर बात कुछ और थी? फिर उन्होंने उस ट्रक को अच्छी तरह से देखा और उसका एग्जामिन किया। उन्होंने पाया कि सीरियसली वह ट्रक दीवार से टकराया था और आगे रास्ता न होने की वजह से रुक गया था। उसके आगे का हिस्सा भी डैमेज हो गया था। इतनी सारी चीजें अपनी आंखों से देखने के बाद उन दोनों ने ट्रक का फ्यूल टैंक भी चेक किया, जो अब भी पूरी तरह से खाली था। यह देखकर वे दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। कहीं ना कहीं अब उन दोनों के मन में भी यह बात घर करने लगी कि शायद वह ट्रक हंटेड हो चुका है। इस बात के जहन में आते ही वे दोनों ट्रक से उतरकर नीचे आ गए और गेट्स बंद करके वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह मैनेजर साहब अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ बारी बारी से उन दोनों गार्ड्स के घर पहुंचे ताकि सारी बातें सही ढंग से समझ और सुन सकें। लेकिन जैसे ही मैनेजर साहब और उनके असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले गार्ड के घर पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। असिस्टेंट सुपरवाइजर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दरअसल वह गार्ड जो बीती रात नाइट ड्यूटी पर था और लगभग आधी रात को प्लांट छोड़कर भाग गया था, अब अपने ही घर में भयंकर बुखार की चपेट में था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे अचानक इतनी तेज़ बुखार में तपते देखकर उसके घर वाले भी बेहद परेशान थे, क्योंकि रात को वह पूरी तरह से ठीक ठाक था और अपने काम पर गया था। लेकिन वहाँ से आधी रात को भागते हुए घर लौटा था और उसी घड़ी से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब वह लगभग अचेत अवस्था में पहुंच चुका था। डर के मारे उसका शरीर अब भी थर-थर कांप रहा था। उस पहले गार्ड की यह हालत देखकर प्लांट मैनेजर और उनके असिस्टेंट दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे चीज़ों का पता लगाने के लिए दूसरे गार्ड के घर पहुंचे। वहां भी वही नज़ारा था। दूसरा गार्ड भी बिल्कुल उसी हालत में था जिस हालत में पहला गार्ड था। मैनेजर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर उन्होंने एक एजेंसी को कॉल किया जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। वहां से तुरंत उन्होंने 2 नए गार्ड हायर किए और ट्रक को फिर से सर्विस सेंटर भिजवा दिया। उस रात ट्रक प्लांट में नहीं था, इसलिए उन दोनों नए गार्ड्स को ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई जैसी पहले वाले दोनों गार्ड्स को हुई थी। हालांकि उन दोनों पुराने गार्ड्स को वहां काम करते हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन इससे पहले उनके साथ ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई थी। जो कुछ उन 2 रातों में हुआ था वह उन लोगों के साथ ही हुआ था और यह बात प्लांट मैनेजर खुद भी जानते थे। उन 2 नए गार्ड्स के आने के बाद ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। उनकी रात अच्छे से कटी तो प्लांट के मैनेजर और उनके असिस्टेंट सुपरवाइजर ने राहत की सांस ली। उससे अगली रात भी चीज़ें वैसी ही रहीं। अगली रात भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आती है उससे अगली रात, यानी तीसरी रात। उस रात वह ट्रक रिपेयर होकर सर्विस सेंटर से लौट आया था और प्लांट के पार्किंग एरिया में मौजूद था। वे दोनों गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी दे रहे थे। फिर वही सीन दोहराने लगा। फ्रंट गेट पर ड्यूटी दे रहा गार्ड चेयर पर बैठा बैठा झपकी ले रहा था कि तभी उसे अचानक किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ से उसकी झपकी टूटी और वह हड़बड़ाकर जाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर रात गए ट्रक का हॉर्न कहाँ बजा। अभी वह चीज़ें समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक बार फिर उसे ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वह जगा हुआ था, इसलिए उसने उस आवाज़ को साफ सुना। वह आवाज़ पार्किंग एरिया की तरफ से आ रही थी। आवाज़ सुनकर उस गार्ड की नज़र पार्किंग एरिया की तरफ पड़ी तो वहाँ से उसे एक रोशनी सी आती दिखाई दी। पार्किंग एरिया से रोशनी आते देख उसे थोड़ी हैरानी हुई और वह यह देखने के लिए कि यह लाइट कहाँ से आ रही है पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा। वहाँ जाकर उसने देखा तो लाइट उसी ट्रक के हेडलाइट से आ रही थी जो रिपेयर होकर उसी दिन पार्किंग एरिया में आया था। क्योंकि उस नए गार्ड को उस ट्रक की हिस्ट्री पता नहीं थी, इसलिए वह उस ट्रक के करीब चला गया यह देखने के लिए कि ट्रक में कौन है। उसने बाहर से ट्रक पर चढ़कर अंदर झांका तो वहां सच में कोई भी नहीं था। इस बात से वह गार्ड पूरी तरह हैरान हो गया। फिर उसे लगा कि शायद ड्राइवर लाइट ऑन रखकर भूल गया होगा,
यही सोचकर उसने ट्रक का गेट खोलकर हेडलाइट बंद कर दी और उतरकर वापस अपने कबी की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से वह हेडलाइट फिर से ऑन हो गई। इसे देखकर वह गार्ड थोड़ा घबराया और सहमे हुए से कदमों से पलटकर उसने पीछे की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस ट्रक की हेडलाइट ऑन थी और उसके अंदर एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था जो लगातार उसे घूर रहा था और जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। अचानक कुछ ही सेकंड्स में अपने सामने उस ट्रक में ड्राइवर की मौजूदगी देखकर वह गार्ड बुरी तरह से डर गया, क्योंकि बस कुछ सेकंड पहले ही उसने ट्रक में चढ़कर खुद चेक किया था कि वहां कोई नहीं था। लेकिन अब वहां एक ड्राइवर मौजूद था और वह भी बहुत ही भयानक रूप में। इसे देखकर उस गार्ड की हालत खराब हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता वह ट्रक स्टार्ट हो गया और बड़ी तेजी के साथ उस गार्ड की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते देख वह हड़बड़ाकर वहां से भागा, लेकिन अफसोस इस बार शायद उस गार्ड की किस्मत अच्छी नहीं थी। वह उस शैतानी ट्रक से बचकर नहीं भाग सका और उसकी चपेट में आ गया। उसकी चपेट में आते ही उस गार्ड के मुंह से एक जोरदार चीत्कार निकली। इस आवाज को सुनते ही प्लांट के पीछे वाले गेट पर खड़ा चौकीदार स्तब्ध रह गया। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक तेज धमाके जैसी थी जो उस ट्रक के दीवार से टकराने की वजह से आई थी, लेकिन यह बात उस पीछे वाले गेटमैन को नहीं पता थी। वह बेचारा डरा सहमा सा धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ाते हुए फ्रंट गेट वाले वॉचमैन का नाम पुकारता हुआ अंदर की तरफ आया। मोहन, मोहन, अरे भाई मोहन, कहाँ हो? लेकिन अब मोहन तो कहाँ से कुछ बोलता। जब उस दूसरे गेटमैन को मोहन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो वह उसे ढूंढते हुए पार्किंग एरिया की तरफ गया। वहां का भयानक नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पार्किंग एरिया का भयावह मंजर देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। उसके सामने मोहन खून में लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके लगभग आधे शरीर को उस ट्रक ने कुचल दिया था। वह ट्रक जाकर फिर से सामने वाली बाउंड्री वॉल से टकराकर रुक गया था। मोहन के पैरों का निचला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वह मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। यह सब देखकर उस वॉचमैन का तन बदन कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया। उसे उस वक्त किसी चीज का होश नहीं था। उसे तो यह तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पार्किंग एरिया में हुआ क्या है। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह मोहन के करीब पहुंचा और उसे संभालने की कोशिश करते हुए उसके सिर को अपनी गोद में लिया। उस दूसरे वॉचमैन का स्पर्श पाते ही मोहन के मृत हो चुके शरीर में जो हल्की सी ऊर्जा बाकी थी उसमें थोड़ी चेतना आई। मरते मरते डूबती हुई पलकों के साये में वो उस ट्रक की तरफ इशारा करते हुए बस इतना ही बोल पाया, वो ड्राइवर। ये कहते ही मोहन की सांसें उखड़ गईं। उसे इस तरह अपनी गोद में दम तोड़ते देखकर दूसरा वॉचमैन परेश पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। डर और दहशत के मारे उसके शरीर से मानो खून ही सूख गया था। कुछ देर ऐसे ही स्तब्ध रहने के बाद जब उसे थोड़ी चेतना आई तो उसने हिम्मत जुटाकर सुपरवाइजर को फोन लगाकर सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सुपरवाइजर के होश उड़ गए। उसने तुरंत मैनेजर साहब को सारी बातें बताईं और वे दोनों आनन फानन में वहां से प्लांट की तरफ निकल पड़े। प्लांट पहुंचकर जब उन दोनों ने पार्किंग एरिया का वह मंजर देखा तो डर के मारे उनका रोम रोम कांप उठा। उनके तन बदन में एक सिहरन सी होने लगी। हालात ही ऐसे थे। वहीं दूसरी तरफ वह दूसरा वॉचमैन एक और दीवार के कोने से पीठ सटाए बदहवास बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने दूसरे वॉचमैन की क्षत विक्षत लाश पड़ी थी। प्लांट मैनेजर और सुपरवाइजर ने जाकर उस वॉचमैन को संभाला और उससे पूछते हुए यह पता करने की कोशिश की कि आखिर वहां हुआ क्या। लेकिन उस वॉचमैन ने तो अपनी आंखों के सामने कुछ भी होते हुए नहीं देखा था। वह तो उस दूसरे वॉचमैन की चीख और ट्रक की दीवार से टक्कर के कारण हुए तेज धमाके की आवाज सुनकर ही वहां आया था। ऐसे में वह उन्हें क्या बताता। अब सिचुएशन ऐसी फंस गई थी कि उस दूसरे वॉचमैन मोहन की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी और वह भी प्लांट के पार्किंग एरिया के अंदर। ऐसे में पुलिस को सूचना देना ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैनेजर साहब ने लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल करके वॉचमैन की मौत की खबर दी।
साथ ही उस एजेंसी को भी सूचित किया जिससे उन्होंने उस गार्ड को हायर किया था। मैनेजर की रिपोर्ट पर कुछ देर बाद लोकल पुलिस वहां पहुंची। सिक्योरिटी एजेंसी से भी वहां का मैनेजर आ गया। ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर उस जगह की हालत देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। खैर, पुलिस ने पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिटी हॉस्पिटल भिजवा दिया। पुलिस ने वहां उसके साथ मौजूद दूसरे वॉचमैन परेश से भी पूछताछ की, लेकिन परेश के पास पुलिस को बताने के लिए कुछ खास नहीं था। वह लगातार बस एक ही बात दोहरा रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं। जब वह पार्किंग एरिया में पहुंचा तब तक मोहन का एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी सांसें लगभग रुक ही गई थीं। परेश ने बस इतना सुना कि मोहन ट्रक की तरफ इशारा करते हुए ड्राइवर बोल रहा था। इसके अलावा परेश को कुछ भी पता नहीं था कि वहां क्या हुआ और कैसे हुआ। वह तो ट्रक की दीवार से टक्कर की तेज आवाज सुनकर ही भागते हुए वहां पहुंचा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परेश से पूछताछ करने के बाद जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो अब पुलिस को वॉचमैन मोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस को दूसरे वॉचमैन परेश पर शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि परेश ने ही किसी बात को लेकर अपने साथी वॉचमैन मोहन की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी है। छानबीन करने से यह बात तो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि उस रात प्लांट में बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आया ही नहीं था। ऐसे में परेश के सिवा और कौन मोहन की हत्या कर सकता था, क्योंकि कोई ट्रक बिना ड्राइवर के अपने आप तो चल ही नहीं सकता। और फिर वहां हुआ क्या, यह सही बताने वाला भी कोई नहीं था। जो शिकार था उसकी मौत हो चुकी थी और जो गवाह था उसने कुछ होते हुए देखा ही नहीं था। इसलिए वॉचमैन मोहन की मौत सबके लिए एक बड़ा सवाल बन गई थी, लेकिन जल्दी ही इस सवाल का एक सटीक जवाब मिलने वाला था। दूसरे दिन जब प्लांट मैनेजर ने सर्विस सेंटर में कॉल करके उन्हें ट्रक को सर्विस सेंटर ले जाने की बात कही, तो सर्विस सेंटर के मालिक ने उस ट्रक की सर्विसिंग करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके मैकेनिक और वर्कर्स का मानना था कि उस ट्रक में रात में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। वह ट्रक बिना ड्राइवर के स्टार्ट हो जाता है और चल पड़ता है, इसलिए वे लोग अब ट्रक की सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे। जब प्लांट के मैनेजर ने यह बात सुनी तो हैरानी के मारे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि ऐसी ही कुछ बातें मोहन और परेश से पहले वहां पर काम करने वाले दोनों वॉचमैन ने बताई थी। उन्होंने फोन पर यह बात कही थी, लेकिन तब वे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए थे। लेकिन अब चीजें कुछ उनकी समझ में आ रही थी, इसलिए प्लांट मैनेजर ने यह बात प्लांट के ओनर को बताई। जब ओनर ने यह बात सुनी तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उस ट्रक के आसपास किसी को भी न जाने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने अपने सोर्सेस लगाकर जर्मनी से सीसीटीवी कैमरा सिस्टम मंगवाया, क्योंकि उस वक्त भारत में सीसीटीवी इतना प्रचलन में नहीं था। ऐसे में प्लांट के ओनर को इसे विदेश से इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि प्लांट के मालिक उस ट्रक और उससे जुड़े हादसों के पीछे छिपी सच्चाई को जानना चाहते थे। ऐसे में जब उस प्लांट के पार्किंग एरिया में सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई, तो वहां मौजूद हर इंसान, पुलिस समेत प्लांट के ओनर तक, उन वीडियो फुटेज को देखकर हैरान रह गए। वह ट्रक जो बुरी तरह से डैमेज था और जिसमें फ्यूल भी नहीं था, रात को अपने आप स्टार्ट हो रहा था। न तो उसमें कोई शख्स मौजूद था और न ही पार्किंग एरिया में किसी भी इंसान की मौजूदगी के कोई संकेत दिख रहे थे। इससे अब यह बात तो क्लियर हो गई थी कि वह ट्रक उस एक्सीडेंट के बाद से पूरी तरह से हंटेड हो चुका है। अब उसे ज्यादा वक्त तक प्लांट में रखना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि उस ट्रक का आखिर किया क्या जाए। वह खराब पड़ा था और सर्विस सेंटर वाले उसे ठीक करने से घबरा रहे थे। ऐसे में उसका बिकना भी मुमकिन नहीं था, और फिर पुलिस की सख्त हिदायत भी थी कि उस जानलेवा ट्रक को किसी और को बेचकर उसकी जान खतरे में न डाली जाए। लेकिन अब सवाल यह था कि उस ट्रक का आखिर किया क्या जाए। उसके प्लांट में रहते वर्कर्स के काम पर भी असर पड़ रहा था। दूसरे ट्रक्स के ड्राइवर्स को भी इस बात का डर सता रहा था
कि उस ट्रक में से कोई भूत निकलकर कहीं उनके ट्रक में सवार न हो जाए और उनका भी इतना बुरा एक्सीडेंट न करवा दे। रात के वक्त में कोई गार्ड ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं था। प्लांट मैनेजर ने इस बात का जिक्र एक बार फिर प्लांट के ओनर से किया। तब ओनर ने यह बात अपने गुरुजी को बताई और उन्हें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाई। जब गुरुजी ने वह रिकॉर्डिंग देखी तो उनके होश उड़ गए। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास से लेकर सुबह के तकरीबन 3:15 तक वह ट्रक रोज अपने आप स्टार्ट होता है। उसके दरवाजे खुलते बंद होते हैं, उसकी हेडलाइट ऑन ऑफ होती है और ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट होकर चलने लगता है, वह भी बिना ड्राइवर, बिना फ्यूल के। आज से पहले गुरुजी ने भी ऐसी विचित्र भूतियां घटना के बारे में सुना तक नहीं था, पर आज अपनी आंखों के सामने असल में वह सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। ऐसे में गुरुजी ने उस ट्रक की समस्या के निदान हेतु कोई भी उपाय करने से पहले उस ट्रक का और उस प्लांट का जायजा लेने का डिसीजन लिया और वे प्लांट के ओनर के साथ वहां मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले वहां काम करने वाले वर्कर्स से बात की तो उन्हें पता चला कि आखिरकार वहां क्या क्या होता है। वहां काम करने वाले वर्कर्स ने उन्हें बताया कि पहले पहले तो उस ट्रक से जुड़ी भूतिया घटनाएं सिर्फ रात में ही होती थीं, पर अब चीजें दिन में भी होना शुरू हो गई हैं। ठीक उस वक्त जब उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त वह दिन में भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कई वर्कर्स ने यह भी बताया कि उन्हें पार्किंग एरिया के अंदर से कई बार छोटे बच्चों के खेलने, हंसने और तेज कदमों से भागने की आवाज भी सुनाई देती है। उसके अलावा उन्होंने उस ट्रक के ड्राइवर की थोड़ी बहुत झलक भी देखी थी। वह कभी कभार अचानक से उस ट्रक की साफ सफाई करता दिख जाता था। उन लोगों को कभी कभी उस ट्रक से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारने चढ़ाने की आवाजें भी आती हैं, लेकिन देखने पर कुछ भी नहीं होता। ऐसे में उन लोगों का हर पल खौफ के साये में गुजरता है। ट्रक ड्राइवर्स तो अपना ट्रक पार्किंग एरिया में खड़ा ही नहीं करते, वे प्लांट के पीछे वाली खाली पड़ी गली में अपने ट्रक्स खड़े करते हैं। मजदूरों की बातें सुनने के बाद गुरुजी प्लांट के ऑनर और मैनेजर के साथ उस जगह पहुंचे जहां पर ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रक खड़े करते थे। वहां पहुंचकर गुरुजी ने उन लोगों से भी उस ट्रक के बारे में पूछताछ की और यह भी पूछा कि आखिर वे लोग पार्किंग एरिया को छोड़कर अपना ट्रक यहाँ क्यों खड़ा करते हैं। तब उन ड्राइवर्स ने बताया कि जब वे उस ट्रक के पास अपना ट्रक खड़ा करते थे तब कई बार उन्हें अपने ट्रक के अंदर हलचल महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि ट्रक की छत पर कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं और हुल्लड़ मचा रहे हैं। उन्हें वे दिखाई तो नहीं देते थे, पर उनकी आवाजें साफ सुनाई देती थीं। एक दूसरे ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वह अपना ट्रक पार्किंग में खड़ा करके लौट रहा था तब उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, हरि राम। उस आवाज को सुनकर वह ठिठक कर रुका तो जरूर, पर यह पहली बार था, इसलिए उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए वह बिना पलटे ही फिर से आगे बढ़ा तो वह भारी भरकम आवाज फिर से उसके कानों में गूंज उठी, हरि राम, ओ हरि राम, मैं याद हूँ या भूल गए साहब। वह आवाज सुनते ही वह पहचान गया कि आखिर वह आवाज किसकी है। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके उसने पलट कर देखा तो उससे कुछ ही दूरी पर रामलाल खड़ा था। रामलाल उसी ट्रक का ड्राइवर था साहब, जिसकी उस एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई थी। उसे खुद के सामने देखकर उसकी तो पूरी हालत ही खराब हो गई साहब। वह तो अपने सर पर पैर रखकर ऐसा भागा वहां से कि फिर पलटकर पार्किंग एरिया की तरफ कभी गया ही नहीं। रामलाल के भूत को देखने के बाद 3-4 दिनों तक उसे जबरदस्त बुखार भी हो गया था। फिर तो उसने अपना ट्रक भी दूसरे ड्राइवर से पार्किंग एरिया से बाहर निकलवाया था। डर से कांपती हुई आवाज में उस ड्राइवर ने अपनी आपबीती बयां करते हुए बताया। उन सब वर्कर्स और ड्राइवर्स की बातें सुनकर गुरुजी समझ गए थे कि वे आत्माएं उन्हीं लोगों की हैं जिनकी मौत उस एक्सीडेंट में हुई थी। उसमें भी सबसे ज्यादा उपद्रवी आत्मा उन 2 बच्चों और उस ड्राइवर की थी जो बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास उन लोगों को करवा रही थी। बच्चों की आत्मा चंचल थी
और ड्राइवर की दूसरे ड्राइवर्स और वर्कर्स से अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए वह बार बार लोगों को नजर आता था, वह भी अपने भयानक रूप में। इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और हो रही थी उस प्लांट में, और वह थी दिन ब दिन वर्कर्स की गिरती सेहत। प्लांट मैनेजर ने बताया कि वर्कर्स तो पार्किंग एरिया की तरफ जाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आए दिन कोई न कोई अचानक बीमार हो जाता है। कोई चक्कर खाकर गिर पड़ता है तो किसी को बेवजह चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उनके काम और बरकत पर गहरा असर पड़ रहा है। ऐसे में गुरुजी ने उन्हें बताया कि ऐसी नकारात्मक शक्तियों की मौजूदगी अगर आसपास हो तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन अब उससे भी बड़ा प्रश्न यह था कि अंततः इन अतृप्त प्रेत आत्माओं से मुक्ति कैसे पाई जाए, क्योंकि उस जगह का जायजा लेने के बाद गुरुजी ने प्लांट ऑनर के सामने सारी बातें खोलते हुए बताया कि उस ट्रक के साथ उन सभी लोगों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं जिनकी मौत उस सड़क हादसे में हुई थी। मतलब पूरे 10 लोगों की आत्माएं, और इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों को एक साथ वश में करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें किसी सिद्ध तांत्रिक से संपर्क करना पड़ेगा। कोई सिद्ध तांत्रिक ही यह काम कर सकता है, लेकिन प्लांट के मालिक तो किसी तांत्रिक को जानते ही नहीं थे। ऐसे में उन्होंने गुरुजी से ही इस मामले में मदद करने की बात कही। गुरुजी ने अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से एक नामी तांत्रिक से संपर्क किया और उन्हें परिस्थितियों से अवगत करवाया। जब उन तांत्रिक आचार्य ने प्लांट ओनर के गुरुजी के मुंह से सारी बातें सुनी तो उन्होंने वह सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। उनके कथनानुसार उस ट्रक से जुड़े सारे सीसीटीवी फुटेज उन्हें भेजे गए और उस सड़क हादसे की भी पूरी जानकारी उन तांत्रिक आचार्य के पास पहुंचाई गई। उन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद वे तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय उस प्लांट में विजिट करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया था और अपनी सारी तैयारियों के साथ प्लांट पहुंचे। जैसे ही तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय ने प्लांट में एंट्री ली, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव से वह सारी की सारी प्रेत आत्माएं चीत्कार उठी। एनर्जी ने एनर्जी को पहचान लिया था और वे प्रेतात्माएं ये जान गई थीं कि अब जो उस प्लांट में दाखिल हुआ है वह उनके लिए काल बन सकता है। इसलिए खुद को आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय से ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश में उन प्रेतात्माओं ने पूरे प्लांट को सर पर उठा लिया था। बड़े बड़े भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक हवा में उड़ उड़कर इधर उधर गिरने लगे, जिससे पूरे प्लांट में अफरा तफरी मच गई। यह भयंकर नज़ारा देखकर प्लांट के सारे वर्कर्स अपनी जान बचाकर वहां से निकलकर भाग खड़े हुए। प्लांट ऑनर और मैनेजर का भी डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन अब उनका तो अपना प्लांट था, करोड़ों रुपए लगे हुए थे। उनके लिए मौत के डर से भी वहां से भाग जाना इतना आसान नहीं था। वहीं वह तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय और प्लांट ऑनर के गुरुजी बिना किसी भय, बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां ऐसे विध्वंसक विघ्न अवश्य उत्पन्न करती हैं। वे किसी भी हालत में किसी सकारात्मक शक्ति को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इस चीज का ज्ञान उन्हें पहले से ही था, लेकिन उस पार्किंग एरिया तक पहुंचने से पहले उन्हें हवा में गोते खाते उन बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बीच से गुजरना था, और हवा में उड़ते उन भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बीच से जिंदा आगे जाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि वह प्रेत आत्माएं जान चुकी थीं कि अगर आचार्य कृष्णकांत उनके एरिया में एक बार आ गए तो वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने उन प्रेतात्माओं ने रास्ते में इतनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी थी। लेकिन शायद वह आत्माएं ये भूल गई थीं कि जिस इंसान का आभा मंडल इतना प्रभावशाली था, उसकी शक्तियां कितनी असीम होगी। उन उड़ते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देखकर प्लांट ऑनर अपने गुरुजी की तरफ देखते हुए बोले, इन सिलेंडर्स के बीच से आगे जाना तो इम्पॉसिबल है गुरुजी। अगर हम आगे बढ़े तो हमारी मौत पक्की है। एकदम थकी हुई, डरी हुई सी आवाज में उन्होंने अपने मन के डर को अपने गुरुजी के समक्ष बयान करते हुए कहा। प्लांट ऑनर को अब भी
आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय की ताकत पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके प्लांट में एंटर होने के साथ ही पैरानॉर्मल घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं और वे अब भी पूरी तरह से शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे। ऐसे में प्लांट ऑनर और प्लांट मैनेजर को लग रहा था कि वे बस नाम के ही नामी तांत्रिक हैं, उनके बस का वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके गुरुजी को उन तांत्रिक आचार्य पर पूरा भरोसा था। साथ ही वे यह भी समझ गए थे कि उनके शिष्य के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने तांत्रिक कृष्णकांत उपाध्याय की ओर देखते हुए कहा, परिस्थितियां अब जटिल होती जा रही हैं आचार्य, इस स्थिति में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आचार्य गुरुजी की बात सुनते ही तांत्रिक कृष्णकांत उपाध्याय मंद मंद मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करने के उपरांत उन्होंने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। मंत्रों की ध्वनि तो उन लोगों को सुनाई नहीं दी, परंतु उनके होंठ हिल रहे थे। इसी से उन लोगों को यह अनुमान हुआ कि वे मंत्र जाप कर रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मन ही मन उन्होंने मंत्र जाप किया और फिर अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के साथ ही उन्होंने सामने हवा में एक लंबी फूंक मारी। उनकी फूंक में मंत्र शक्ति का इतना गहरा प्रभाव था कि उस एरिया में मची सारी हलचल एक ही पल में शांत हो गई। वह ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो अब तक हवा में उड़ रहे थे, वह सब के सब अपनी जगह पर खुद ब खुद होकर रह गए। जहां अब तक उन्हें तांत्रिक कृष्णकांत की शक्तियों पर भरोसा ही नहीं था, वहां अब वह दोनों मन ही मन उनके मुरीद हो चुके थे। अब उन लोगों का रास्ता साफ हो चुका था और वे बड़ी ही तेजी से उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर वह ट्रक खड़ा था। आचार्य कृष्णकांत के वहां पहुंचते ही वह ट्रक, जो अब तक पूरी तरह से शांत खड़ा था, एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गया और बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसी स्पीड में, उसी इरादे से, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस वॉचमैन मोहन को हिट किया था। उस भूतिया ट्रक को अपनी तरफ आता देख प्लांट के ऑनर, उनके गुरुजी और मैनेजर तीनों तो भागकर एक ओर दुबक गए। लेकिन आचार्य कृष्णकांत वहीं उसके बिल्कुल सामने पूरी तरह से निडर होकर खड़े रहे और वह ट्रक भी अपनी पूरी स्पीड से उन्हें हिट करने के लिए उनके बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। लेकिन आचार्य टस से मस नहीं हुए और इस बार उन्होंने अपने हाथों में पहनी रुद्राक्ष की माला एकदम से उस ट्रक के सामने स्थिर कर दी, जिसके प्रभाव से उस ट्रक में बैठी उस ड्राइवर की प्रेतात्मा विचलित हो उठी और वह ट्रक अचानक एक झटके के साथ तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय के ठीक सामने आकर रुक गया, जिसे देखकर उन तीनों की जान में जान आई। लेकिन अब उनके सामने और भी भयंकर नजारा प्रकट होने वाला था। वह ट्रक तो रुक गया था, लेकिन उसमें बैठा वह भूतिया ड्राइवर अब उन सबको नजर आने लगा था और उसी के साथ वह 9 लोग भी जिनकी मौत उस ट्रक में हुई थी, उन सबको एक साथ अपने सामने देखकर प्लांट मैनेजर और प्लांट के ओनर की तो हालत ही खराब हो गई। उनके गुरुजी भी यह नज़ारा देखकर भीतर तक दहल गए थे। लेकिन आचार्य कृष्णकांत तो चाहते ही ये थे कि जितनी जल्दी हो सके उनका सामना सारी प्रेत आत्माओं से हो जाए। जिस तरह से उन्होंने उन सारी प्रेत आत्माओं की शक्तियों को चुनौती दी थी, उस हिसाब से अब तो उनका आचार्य के सामने आना तो बनता ही था। उन सारी प्रेत शक्तियों के एक साथ प्रकट होते ही आचार्य कृष्णकांत ने अपने झोले से शमशान की राख निकालकर मंत्र जाप करते हुए उस ट्रक के चारों ओर एक घेरा बना दिया, जिससे वह सारी की सारी प्रेत आत्माएं उस ट्रक के साथ उसी घेरे में कैद होकर रह गईं। अब वो प्रेत आत्माएं विचलित होकर चीख रही थी, रो रही थी, चीत्कार कर रही थी और उन लोगों को डराने की नाकाम कोशिश करते हुए बीच बीच में जोर जोर से दहाड़े मारकर हंस भी रही थी। लेकिन उस घेरे को पार करके बाहर आना अब पॉसिबल नहीं था उनके लिए। आचार्य कृष्णकांत जानते थे कि वे प्रेत आत्माएं उन्हें अपना अनुष्ठान पूरा नहीं करने देंगी। इसीलिए उन्होंने यह सारा नाटक रचा था ताकि उन्मादी होकर वे सारी प्रेत शक्तियां एक साथ उनके सामने आ जाएं और वे उन्हें आसानी से मंत्र शक्ति के उस बंधन में बांध सकें। उन्होंने उन आत्माओं के साथ साथ उस जरिए को जिससे वे सब जुड़ी हुई थी, मतलब कि वह ट्रक, उसे भी उस मंत्र जाल में बांध दिया। इसके बाद उन्होंने अपना अनुष्ठान आरंभ किया
और लगभग 1.5 घंटे तक लगातार 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया, जिसकी बदौलत वे सारी प्रेत आत्माएं चीत्कारने लगीं। उनकी चीख पुकार पूरे प्लांट में गूंज रही थी और यह सारा नज़ारा देखकर प्लांट मैनेजर और प्लांट ऑनर के तो होश ही उड़ गए थे। जहां अब तक उनकी यह सोच रही थी कि यह चीज़ें एक्स्ट्रा ही नहीं करती, आज उनकी चीत्कार वे अपने कानों से सुन रहे थे और अपनी आंखों के आगे उन्हें तड़पते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हवन अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, उन आत्माओं की चीत्कार भी कम होती जा रही थी और अंततः उस हवन के समापन के साथ ही वह सारी की सारी प्रेत आत्माएं उस ट्रक से मुक्त हो गईं। अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं था। इसलिए आचार्य कृष्णकांत ने प्लांट के ओनर को जल्दी से जल्दी उस ट्रक को डिस्ट्रॉय करने की सलाह देते हुए कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब वह प्रेत आत्माएं आप लोगों को नहीं सताएंगी, लेकिन इस ट्रक का डिस्ट्रॉय होना बहुत ज़रूरी है। इसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यह ट्रक उन आत्माओं का शरीर बन चुका है। वे इसे अपने शरीर की तरह इस्तेमाल करती हैं और इसी में उनका निवास भी है। उन सबकी अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए समय से पहले उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः जब तक यह ट्रक सही सलामत है, उनका अस्तित्व भी सही सलामत है। वे अब आप लोगों को दिखेंगी नहीं, परेशान भी नहीं करेंगी, लेकिन जब तक यह ट्रक यहाँ मौजूद है, वे यहाँ से जाएंगी नहीं। और ऐसी नकारात्मक शक्तियों का आसपास होना भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। समय के साथ साथ मंत्र शक्ति का प्रभाव कम होते ही वे पुनः जागृत हो सकती हैं। इसलिए हर हाल में जितना जल्दी हो सके इस ट्रक को नष्ट कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। मैंने जो अनुष्ठान किया है उसके फलस्वरूप अब वे यहाँ आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएंगी और ये ट्रक भी श्मशान की राख के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए यही सही समय है इसे नष्ट करने का। जितना हो सके उतना जल्दी इसके अस्तित्व को खत्म कर दीजिए। प्लांट के ऑनर को सारी बातें समझाते हुए आचार्य कृष्णकांत ने कहा। आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय की सलाह मानकर प्लांट के ओनर ने उस ट्रक को नष्ट करने का फैसला तो कर दिया, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ट्रक को किस प्रकार नष्ट किया जाए। इतने बड़े ट्रक को आग लगाने का मतलब था साक्षात मौत को न्योता देना, क्योंकि वह एक ऑक्सीजन फीलिंग प्लांट था। वहां पर आग का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता था। ऐसे में अब बस एक ही इलाज बचा था, उस ट्रक को दिन के वक्त कई टुकड़ों में काटकर उसका पुर्जा पूर्त करके उसे भंगार में दे दिया जाए। वैसे भी उस ट्रक की मौजूदगी से वर्कर्स में अच्छा खासा डर बना हुआ था। ऐसे में ज़रूरी था कि उस ट्रक का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन इस काम को करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अनुष्ठान संपन्न हो जाने के बाद भी उन 10 मजदूरों की आत्माएं अब भी उस ट्रक से जुड़ी हुई थीं और वर्कर्स में उस ट्रक का अच्छा खासा खौफ भी बना हुआ था। इसीलिए शहर के बाहर से कुछ वर्कर्स बुलवाए गए। सारे वर्कर्स को यह हिदायत दी गई कि कोई भी बाहर से आए उन मजदूरों को उस ट्रक की हिस्ट्री नहीं बताएगा, क्योंकि लोकल एरिया में तो उस ट्रक से जुड़े भूतिया किस्से इतने पॉपुलर हो गए थे कि कोई मैकेनिक, कोई मजदूर उस ट्रक को छूने तक को तैयार नहीं था। इसलिए बाहर से मजदूर बुलवाकर 3-4 दिनों की मेहनत के साथ उस ट्रक के पूरे पुर्जे अलग कर दिए गए। उस एक एक्सीडेंट में न केवल इतने सारे मजदूरों की जान गई, बल्कि उसके बाद भी उस भयानक एक्सीडेंट की दहशत ने उस ट्रक के रूप में अपने पीछे डर और दहशत के कई निशान छोड़े और अंततः एक निर्दोष इंसान, उस वॉचमैन मोहन की जान भी ले ली। साथ ही साथ उस ट्रक को भंगार में बिकवाकर प्लांट के मालिक को लाखों रुपयों की चपत भी लगवा दी। इसलिए तो कहते हैं ना कि जहां नकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं, वहां कभी बरकत हो ही नहीं सकती। उस घटना से जुड़े लोग आज भी जब उस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ये कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प है, वास्तव में उससे कहीं गुना अधिक भयानक है। वह ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग प्लांट भी अब बंद हो चुका है, लेकिन उसके बंद होने की वजह कुछ और थी। उस प्लांट के मालिकों ने सालों बाद उसे गांधीधाम शिफ्ट कर दिया। उस ट्रक के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद
उस प्लांट में फिर कभी कोई भूतिया घटना घटित नहीं हुई और न ही उन मरे हुए लोगों में से फिर किसी की आत्मा किसी को दिखाई दी। तो साथियों, ये थी वह पूरी कहानी जो हमें रक्षा वैष्णव ने बताई, और इस पूरे वाक्य को उनके पापा ने अपनी आंखों के सामने देखा था। काफी समय बाद जब रक्षा समझदार हो गई तो उनके पापा ने ये स्टोरी उनको सुनाई। अब देखिए, मनुष्य का स्वाभाविक नेचर होता है कि वह जब तक किसी चीज को आंखों से देख नहीं लेता वह उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन ऐसी अजीबोगरीब चीजें जब होना शुरू हो जाती हैं तो सभी को इसके कारण समझ में नहीं आते, क्योंकि वह इन सुपरनैचुरल चीजों पर तो बिलीव करता ही नहीं है। लेकिन इसी संयंत्र में जो हादसा हुआ उसके बाद वहां पर काम करने वाले सभी लोगों को इन सभी चीजों पर यकीन होने लग गया था। तो अगर आपके कोई भी ऐसे रिलेटिव हों जो हमेशा कहते हों कि ऐसे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो उनको ये स्टोरी ज़रूर सुनाइए। उनके साथ ये स्टोरी शेयर कीजिए कि देखिए, ऐसा रियल में होता है, क्योंकि हम उस अलौकिक दुनिया को अभी तक नहीं जान पाए हैं जिसमें आत्माएं घूमा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी वह रहस्यमयी और डरावनी कहानी जिसने एक पूरे प्लांट को हिलाकर रख दिया। यह कहानी न सिर्फ हमें अलौकिक शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी वास्तविकता कल्पना से भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिले। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी या डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी कहानियों को भी यहाँ साझा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रह सकें। धन्यवाद, और याद रखिए, कभी कभी जो हम देख नहीं पाते वही सबसे ज़्यादा डरावना होता है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें